हेलो जी प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। काफ़ी मैथमेटिकल चैप्टर है, डेरिवेशन वाला है, न्यूमेरिकल्स हैं, डायरेक्शंस हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक साहब, सबसे पहली बात कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या चीज़ है। नाम को थोड़ा सा अगर हम ध्यान से पढ़ें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट का कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड वाली बात आती है। तो चैप्टर का नाम पढ़ करके बेटा इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हमको इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड बात करनी है। अब इसका प्रैक्टिकली या हम कहें कि एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले पता लगाया था ऑरेस्टेड साहब ने, ठीक है ना। ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से पता लगा था साहब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड वाली बात आती है। ऑरेस्टेड साहब ने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उन्होंने सिंपल से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया। उसमें क्या किया कि एक ये वायर लिया, वायर के अक्रॉस एक बैटरी लगा दी, साथ में एक की लगा दी और साथ में एक रियोस्टेट लगा दिए साहब। ये कंडक्टिंग वायर हो गया ए बी। अब यहां एक मैग्नेटिक निडल रख दी, ये एक मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल के बारे में अपन सब लोग जानते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है और नॉर्मल कंडीशन में वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में रहती है, ठीक है। अब इनिशियली क्या है कि साहब ये वायर और मैग्नेटिक निडल एक दूसरे के पैरेलल है, वायर ऊपर है, मैग्नेटिक निडल नीचे है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही यहाँ पर प्लग लगा करके इस वायर में से करंट का फ्लो स्टार्ट करते हैं, तो करंट का फ्लो स्टार्ट होते ही ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। कैसे डिफ्लेक्ट हो जाती है? इस डायरेक्शन में कहीं ऐसे वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, कहीं नॉर्थ इधर चला जाता है, थोड़ा सा साउथ इधर की तरफ आ जाता है। और जैसे ही करंट की वैल्यू को जीरो करता है, डिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है। अब रियोस्टेट की हेल्प लेकर के यहां पर अगर हम रेजिस्टेंस को थोड़ा सा चेंज करें, ये हमारा रियोस्टेट है, यहां से रेजिस्टेंस को मान लो हमने थोड़ा सा कम कर दिया, करंट की वैल्यू को बढ़ा दिया, तो करंट की वैल्यू को बढ़ाने पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो डिफ्लेक्शन है ना मैग्नेटिक निडल का, ये बढ़ जाता है। और करंट की वैल्यू को अगर कम कर दें तो डिफ्लेक्शन कम हो जाता है, ठीक है। फिर उन्होंने करंट के डायरेक्शन को अपोजिट करके देखा, मतलब ऐसे समझ लो कि इसकी पोलैरिटी को इंटरचेंज कर दिया तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब करंट का डायरेक्शन जब अपोजिट करते हैं तो निडल में जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से ओरेस्टेड साहब ने कुछ चीजें ऑब्जर्व की, कुछ पॉइंट्स उन्होंने ऑब्जर्व किए, उसके बाद में उन्होंने कॉन्क्लूजन्स निकाले। पहला पॉइंट उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब किसी भी कंडक्टिंग वायर में से करंट का फ्लो होता है तो उसके पास में रखी हुई मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होती है। सेकंड ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि अगर वायर में करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो निडल का डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि करंट की डायरेक्शन को अगर अपोजिट कर दे तो निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो भी अपोजिट हो जाता है, ठीक साहब। तो यहां से कुछ कंक्लूजन्स उन्होंने निकाले कि मैग्नेटिक निडल है। सोचो आप, एक मैग्नेटिक निडल जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है। इस पर डिटेल में आगे भी चर्चा की जाएगी कि जो हमारी मैग्नेटिक निडल है ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है। अब एक मैग्नेटिक डाइपोल अगर रोटेट कर रहा है तो सोचो आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट कब करता था? जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर टॉर्क लगता था। याद है ना वो डेरिवेशन हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो करते थे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, टॉर्क पैदा हुआ, टॉर्क की वजह से वो डाइपोल घूमा। तो ये तो कंफर्म है कि ये निडल अगर ऐसे रोटेट कर रही है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में किसी भी डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रही है तो इसका मतलब इस पर टॉर्क तो लग रहा है। अब टॉर्क किसने लगाया होगा? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल है, इस पर टॉर्क लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से एक चीज कंफर्म होगी साहब कि जब वायर में से करंट का फ्लो होता है तो वो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है।
वो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट ऑब्जर्व ये किया था कि साहब करंट की वैल्यू को अगर इंक्रीज करोगे तो जो डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। सोचो अब डिफ्लेक्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, हम तो लॉजिकली कनेक्ट करते हैं ना चीज़ों को कि साहब निडल का डिफ्लेक्शन इंक्रीज क्यों हुआ। निडल का डिफ्लेक्शन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, उस पर टॉर्क पहले से ज़्यादा आ गया। टॉर्क ज़्यादा आया इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से ज़्यादा पैदा हो गया। तो अब यहाँ से फिर एक कंक्लूजन निकला कि साहब व्हेन द वैल्यू ऑफ द करंट इज इंक्रीज्ड then the magnetic field at a certain point increases correspondingly, कि करंट की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो एक कंक्लूजन तो ये था कि करंट अगर है तो सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। सेकंड कंक्लूजन ये है कि करंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, करंट की वैल्यू को अगर डिक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। फिर एक पॉइंट और ऑब्जर्व किया था कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट, करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आया। अब डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आने का मतलब क्या है कि टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, और टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो गया होगा। तो करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट कर देगा तो किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इट बिकम्स ऑपोजिट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे जिनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में मेंशन कर देता हूं कि अगर वायर में से करंट का फ्लो होगा तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है बेटा। सेकंड कंक्लूजन ये था कि इफ द वैल्यू ऑफ करंट इज इंक्रीज्ड देन मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। थर्ड कंक्लूजन ये था डायरेक्शन ऑफ करंट opposite, right, then direction of magnetic field opposite. Is that clear? तो अभी तक ये तीन कंक्लूजन हमारे सामने आ गए कि एक कंडक्टिंग वायर में से करंट का फ्लो होता है तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, करंट को इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, करंट के डायरेक्शन को अगर हम अपोजिट कर देंगे तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है साहब, यहाँ तक की बात तो चलो हमको समझ में आ गई कि साहब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया तो वहाँ से उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाल दिए। लेकिन एक अहम सवाल, एक इम्पोर्टेंट सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि साहब ये मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होना किस वजह से पैदा हुआ, डायरेक्शन कब अपोजिट होगा, ये कहानी तो हमको समझ में आ रही है, लेकिन कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में तो कुछ बात नहीं है कि भाई पास पे का पॉइंट लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। मतलब वायर से अगर हम दूर जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, व्हाट विल हैपन, इस बारे में तो कुछ बताओ। इस बारे में बताया था बायो सावार्ट ने। बायो सावार्ट ने क्या बताया था, तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं बेटा। डिस्कस करते हैं बायो सावार्ट्स लॉ। ठीक है, बायो टी साइलेंट है, इसमें पढ़ा जाएगा बायो सावार्ट्स लॉ। बायो सावार्ट लॉ क्या कहता है साहब कि एक कंडक्टिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बायो सावार्ट लॉ से कर सकते हैं। कैसे? उन्होंने एक जनरल बात की, उन्होंने कहा कि साहब मान लो आपका कंडक्टिंग वायर कैसा भी है, टेढ़ा मेढ़ा, सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है, और उसमें से करंट का फ्लो हो रहा है आई। अब आपको मान लो यहाँ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उन्होंने कहा कि पूरे वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता सकते, हम तो एक एलिमेंट की वजह से बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट ले लो, ठीक है, उस एलिमेंट की लेंथ को dl मान लो, उस एलिमेंट को हमारा जो पॉइंट है जिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से ज्वाइन कर लो, डिस्टेंस को r कह दो। ठीक है साहब, फिर एलिमेंट से करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन और एलिमेंट को पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इनके बीच का जो एंगल है उस एंगल को थीटा कह दो।
ठीक है, तो पहले उन्होंने कहा कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन कि भाई एलिमेंट ले लो, डीएल लेंथ ले लो, एलिमेंट से पॉइंट का डिस्टेंस आर ले लो, एंगल को थीटा बोल दो और करंट की वैल्यू को आई बोल दो। तब उन्होंने कहा कि इस एलिमेंट की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एलिमेंट लिया ना तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस एलिमेंट की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा that is proportional to the current passing through the element and that is proportional to the length of the element and that is proportional to sine of theta and that is proportional to 1 upon r square। ये उनके ऑब्जर्वेशंस थे, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता। तो ये चार चीजें हमको दिमाग में रखनी है कि एक एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो उसमें से पास होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एलिमेंट की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन ऑफ थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब चारों को जब साहब कंबाइन किया तो ये बन गया डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शन हटा, कांस्टेंट लगा के, और ये आ गया आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया। अब जैसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ की बात करते थे, वहां पर एक कांस्टेंट के आता था, उसकी वैल्यू वैक्यूम या मीडियम के अकॉर्डिंग हम लेते थे। ऐसे ही यहाँ पर के की वैल्यू वैक्यूम या मीडियम के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर वैक्यूम है, ठीक है बेटा, अगर वैक्यूम है तो हम के को लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। थोड़ा सा आप इस बेस पर याद रख सकते हो कि वहां पर हमने लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप एक छोटा सा रिप्लेसमेंट याद रख सकते हो कि साहब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आया था तो अब यहां पर इनटू में म्यू नॉट आएगा। 1 अपॉन 4 पाई तो था, 1 अपॉन 4 पाई यहां पर भी है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट आएगा। अच्छा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी 10⁻⁻⁷। यूनिट हम कहां से बना सकते हैं, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो यूनिट होती है वो याद रखना टेस्ला। क्या बोला, टेस्ला, टी से डिनोट करेंगे। अब आप चेक कर लो के के लिए यूनिट क्या बनेगी, ये आर स्क्वायर इधर जाएगा तो ये बन जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, फिर नीचे आ जाएगा मीटर, साइन थीटा के लिए कुछ नहीं आएगा और साथ में आ जाएगा एम्पियर और मीटर से मीटर जाएगा मर, तो ये आ जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के लिए यूनिट आ गई टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, टेस्ला को आगे चीज क्लियर हो जाएगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। वेबर मतलब डब्ल्यू बी अपॉन में मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर ही एक्चुअल में टेस्ला होता है। तो कहीं बेटा हमको यूनिट ये भी मिल सकती है कि टेस्ला की जगह क्या लिखा हुआ है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया मीटर, ये आ गया एम्पियर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये चीज क्या बन जाएगी, वेबर पर एम्पियर पर मीटर। मतलब ये मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, कंफ्यूज मत होना बस, है ना। टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी बोल सकते हैं और वेबर पर एम्पियर मीटर भी। बस आप ये याद रखना कि वेबर पर मीटर स्क्वायर ही टेस्ला है, ठीक है ना। एक्चुअल में वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। आगे चैप्टर में जब अपन आगे चलेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आएगी और ये चीज अपन को क्लियर हो जाएगी। खैर, वैक्यूम के लिए अगर बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ वैल्यू आ गई। अब याद करो एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। म्यू नॉट का नाम है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी या परमिटिविटी, कुछ भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो म्यू नॉट की कभी अगर जरूरत पड़े तो बेटा वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और मीडियम के लिए अगर अपन बात करेंगे फॉर मीडियम तो के को क्या लिखेंगे, म्यू अपॉन 4 पाई। कोई फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते भाई, म्यू का नाम क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। कॉमन सेंस ही बोल सकते हैं अपन ये बात।
ये यहाँ तक की कहानी आ गई। ठीक है साहब। तो डी बी इक्वल टू, अब वैक्यूम में अगर अपन बात करें, वैक्यूम में अगर अपन बात करें तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये एक एलिमेंट्री करंट कैरियर की वजह से, मतलब एक एलिमेंट जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अपन ने लिख दिया। इंटरेस्टिंग बात बेटा ये है कि हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सही तरीके से अगर काम में ले तो इससे अपन किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, उस चीज को समझना। हमने पहले इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा। क्या लिखा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ठीक है, आर साइन थीटा, नीचे आर क्यूब, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर दिया। क्यों किया? एक्चुअल में इसको अगर हम देखें तो कुछ क्रॉस प्रोडक्ट की महक आती है हमको। ए बी साइन थीटा को देख करके क्या आता है दिमाग में? ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए। ऐसे डी एल आर साइन थीटा को देख करके भी क्रॉस प्रोडक्ट हमारे दिमाग में आता है। तो हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, डी बी वैक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा को हमने लिख दिया डी एल वैक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ये आया साहब हमारे पास। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो डी एल क्रॉस आर करो। राइट हैंड थंब रूल, वेक्टर प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं तो ए की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को फैला करके बी वेक्टर की तरफ उनको कर्ल कर देते हैं। स्ट्रेच थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, ऐसे ही करते हैं। तो सर डी एल वैक्टर का डायरेक्शन तो बताओ, आर वेक्टर का डायरेक्शन तो बताओ, तभी तो हम डी एल क्रॉस आर करेंगे। तो एक बात याद रखना बेटा, नोट्स में इस चीज को स्पेशली मेंशन भी कर लेना, दैट डी एल वैक्टर इज ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। उस एलिमेंट में से जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है हमको डी एल वैक्टर उसी डायरेक्शन में लेना है। तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने डी एल वैक्टर इस डायरेक्शन में ले लिया, ये डी एल वैक्टर। And R vector is the position vector of the considered point with respect to element। ये जो R वेक्टर है ये हमारा जो पॉइंट है उस पॉइंट का एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, मतलब एलिमेंट से उस पॉइंट तक चले जाओ आप सीधे सीधे तो R वेक्टर मिल जाएगा। तो R वेक्टर हो गया हमारा इस डायरेक्शन में। क्लियर? एलिमेंट से पॉइंट तक सीधे जाओ R वेक्टर, एलिमेंट के डायरेक्शन में जो करंट है उसी डायरेक्शन में DL वेक्टर। अब DL और R दोनों का डायरेक्शन आ गया तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। तो डीएल की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को फैला कर अगर मैं आर की तरफ कर्ल कर दूं, डीएल की तरफ फैला करके आर की तरफ कर्ल कर दूं, मैं प्रैक्टिकली ऐसा कर रहा हूं। आप इस वीडियो को देखते हुए, इस चीज़ को समझते हुए आप इसको अप्लाई करो खुद कि डीएल की तरफ अगर राइट हैंड की फिंगर्स को फैला करके आर की तरफ कर्ल करेंगे तो इसमें थंब किधर की तरफ आएगा? शायद अंदर की तरफ आ रहा होगा। तो हमको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर मिलेगा जिसको हम इंडिकेट करेंगे क्रॉस से। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये दो इंडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रॉस और डॉट। अगर मैं क्रॉस लगा करके मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा हूं कहीं पर तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड, मतलब प्लेन के या पेज के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। और डॉट का मतलब हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, कि प्लेन के या पेज के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। जैसे इस केस में हम बात करें तो मैं कहूँगा स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ हमने क्रॉस लगाया। यही मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता तो हम इसमें क्या लगाते? डॉट लगाते। तो ये हमारे पास में वेक्टर फॉर्म में आया। तो बायो सावर्ट ने कहा साहब हम तो एक एलिमेंट की वजह से आपको किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बता चुके हैं, अब आपका कोई भी कंडक्टिंग वायर हो उस वायर में पूरे वायर की वजह से आपको किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो आप इसका इंटीग्रेशन कर लेना, जो लिमिट विमिट लग रही है उसके हिसाब से निकाल लेना। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको अपन काम में लेकर के पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। एक दो एप्लीकेशन अपन इसके देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है बायो सावर्ट के। एक एप्लीकेशन पर हम बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, इनफैक्ट आई मस्ट से थिन स्ट्रेट वायर, मतलब मैं उसकी थिकनेस को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, हमने ये मान लिया कि हमारे पास में ये एक स्ट्रेट वायर है फाइनाइट लेंथ का, नाम अपन ने इसको दे दिया पी क्यू। अब इसमें से आई करंट है, हमको इस पॉइंट पर, चलो इनको तो हम हटाते हैं, इनको पी और क्यू नाम क्यों दें, हम पी और क्यू अलग से नाम देंगे हम। मान लो ये पी पॉइंट है जिस पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। अब समझना बेटा डेरिवेशन को अच्छी तरह से, बायो सावर्ट कैसे काम कर रहा है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में ये आ गया, और ये मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई है हमारे पास में आर। ठीक है साहब, सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये 90 डिग्री। अब बायो सावर्ट से हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने इस वायर पर कहीं भी एक एलिमेंट ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया, ये मान लो इस एलिमेंट का ओ पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो तो है एल, और एलिमेंट की जो लेंथ है वो है डी एल। फिर हमने एलिमेंट से बेटा इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और ये जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल आर मान ले, ये तो हम करते थे। अब याद करो थीटा क्या है, थीटा एक्चुअल में डीएल और आर के बीच में एंगल है। तो जैसे ये मैंने एलिमेंट लिया, इसमें से करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में, तो डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में हुआ, पॉइंट मैंने यहाँ कंसीडर किया, तो आर वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में हुआ, तो डीएल और आर के बीच में यही तो एंगल थीटा आएगा। तो इस छोटी सी बात का हमको ध्यान रखना है कि ये एंगल हमारा थीटा आएगा, अंदर वाला नहीं। डीएल वेक्टर और आर के बीच में, यहां से आप चेक कर लेना। ठीक है साहब, तो अब हमने इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बोला, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल और साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है साहब, पूरा मैग्नेटिक फील्ड अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो क्या बोलेंगे, बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब सिंपल यहाँ पर मैथमेटिक्स अपन को लगानी है, लेकिन ये इंटीग्रेशन होगा कैसे ये सोचना है। पहली बात तो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और i ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में आ गया dl और साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा ये इंटीग्रेशन कब हो सकता है, जब इंटीग्रेशन के अंदर पूरी शक्ल एक जैसी हो, मतलब जैसे ये dl है ना, तो फिर बाकी की कहानी भी l की फॉर्म में होनी चाहिए। मैं आपसे कहूं कि मुझे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी वाई सोल्व करके बताओ, तो आप नहीं कर पाओगे। या मैं आपसे कहूं कि इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स सोल्व करके बताओ, तो नहीं बता पाओगे। आप इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स को इजीली सोल्व कर दोगे, आप इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई को इजीली सोल्व कर दोगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, उसकी फॉर्म में चीज नहीं लिखी हुई, यहाँ भी जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है उसकी फॉर्म में नहीं लिखी हुई, यहाँ जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है उसी की फॉर्म में लिखा हुआ, जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है उसी की फॉर्म में लिखा हुआ है। वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई की फॉर्म में लिखा हो, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक्स की फॉर्म में लिखा हो। यहाँ क्या हो रहा है, डी एल साइन थीटा आर, तीन अलग अलग चीजें आ रही है, तो या तो पूरी कहानी एल की फॉर्म में, या पूरी कहानी थीटा की फॉर्म में, या पूरी कहानी आर की फॉर्म में। वही काम हमको इसमें करना है, और यही इस डेरिवेशन का मेन पार्ट है, उसके अलावा कुछ भी खास नहीं है। वो काम अपन कैसे करेंगे, वो काम अपन ऐसे करेंगे, पूरी कहानी अपन थीटा की फॉर्म में ला सकते हैं अगर ध्यान से देखें तो। हमने साहब ये एंगल बाहर वाला थीटा है हमारा, तो ये अंदर वाला जो एंगल है ना, ये 180 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, हमको पता है कि एलिमेंट के अकॉर्डिंग एल और स्मॉल आर की वैल्यू चेंज होगी, स्मॉल आर और एल की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन कैपिटल आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो हमने लिखा, ध्यान से देखना, आर अपॉन एल इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो R अपॉन एल इक्वल्स टू माइनस का tan थीटा, तो L इक्वल्स टू माइनस का R कोट थीटा। बोलो यहां तक की बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसका अगर मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, तो dl अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू माइनस R
और ये आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। डीएल क्या आ गया बेटा हमारा, डीएल आ गया है हमारा आर कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो जी, ये हमारा डीएल वाला काम हो गया। अब एक चीज और देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाली कहानी और देखे तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की बात करेंगे तो साइन आएगा, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो आर इक्वल्स टू आर कोसेक थीटा। क्या मैं सही लिख रहा हूं? अब यहां से अगले स्टेप पर चलते बेटा, ध्यान से देखना। b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रेशन, डीएल को हमने लिख दिया आर कोसेक स्क्वायर थीटा, इनटू में आ गया साइन थीटा। अच्छा, डीएल के साथ में यहाँ पे डी थीटा हो रहा है, छोटी सी एक चीज़ मैंने छोड़ दी, सॉरी, तो ये डी थीटा हो आएगा, और अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। एम आई राइट? कोसेक स्क्वायर थीटा मर गया, आर से आर मर गया, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर को बाहर निकाल लिया भाई, सही चल रहा है ना सब कुछ, और इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। हाँ ना तो बोल दो, सब कुछ ठीक है। अब थीटा की लिमिट लगा लो। थीटा की लिमिट कैसे लगाएंगे साहब? थीटा हमने लिया एलिमेंट का इसके साथ में, पहला एलिमेंट मैं लूंगा यहाँ पर, आखिरी एलिमेंट लूंगा यहाँ पर, ऐसे तो लिमिट डिसाइड करते हैं। सो जो पहला एलिमेंट यहाँ लूंगा तो मैं पी पॉइंट से ऐसे ज्वाइन करूंगा, ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल थीटा आएगा, जिसको नाम दे दिया थीटा 1। और आखिरी एलिमेंट मैं इस एंड पर लूंगा, उसको मैं पी पॉइंट से ऐसे ज्वाइन करूंगा, ऐसे ज्वाइन करूंगा, तो ध्यान रखना बाहर वाला आएगा थीटा 2, क्योंकि आई ऊपर की तरफ है, तो डीएल वेक्टर इधर की तरफ आएगा, आर वेक्टर इधर की तरफ आएगा, थीटा 2 आएगा। बात समझ में आ गई होगी। लिमिट लगा देंगे हम थीटा 1 से थीटा 2 तक। चलो जी, इसको सॉल्व किया तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो माइनस का कोस थीटा, यहाँ आ गया थीटा 1 से थीटा 2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आप देख लेना ध्यान से, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। कंफ्यूज मत हो ना, मैंने लिमिट पुट करके प्लस माइनस कॉमन ले ला, मतलब सेट कर दिया पूरा मामला। तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ये एक्सप्रेशन अपन को बहुत पक्के तरीके से याद रखना है कि फाइनाइट लेंथ का हमारे पास में एक पतला वायर है सीधा, आई करंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, इस डेरिवेशन को आप नोट कर लेना, 2 सेकंड बाद मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, अब इसमें से कुछ पोर्शन में अभी इरेज करता हूँ। हमने बेटा ये जो एक्सप्रेशन निकाला, ये इधर के एंगल्स की फॉर्म में निकाला। कुछ बुक्स में क्या है कि इधर के एंगल्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो अपन उनकी फॉर्म में भी लिख लेते हैं इसको। जैसे ये हमारा स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया, ठीक है भाई, ये हमारा पी पॉइंट, हमने ऐसे ज्वाइन किया, हमने ऐसे ज्वाइन किया, ये हमने थीटा 1 कहा, ये हमने थीटा 2 कहा, सही है। अब मान लो ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 की फॉर्म में क्या लिखेंगे? तो देख लो भाई, हम अल्फा 1 को थीटा 1 की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? ये 90 है, तो आप देख लो ध्यान से, क्या थीटा 1 प्लस अल्फा 1 इक्वल्स टू 90 है? इसका मतलब थीटा 1 इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा 1। एक चीज़ तो आ गई ये। दूसरा, ऊपर वाला ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये अल्फा 2 है, ये 90 है, तो 90 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू सामने वाला बाहर का एंगल, मतलब अपन क्या लिखेंगे? थीटा 2 इक्वल्स टू 90 प्लस अल्फा 2। क्या मैं सही चल रहा हूँ सर? तो अब एक्सप्रेशन देखना बेटा, क्या बन जाएगा अपना, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, है ना। कोई परेशानी हो तो रिवाइंड करके देखना, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आई एम हियर फॉर यू। कोस थीटा 1 को लिखा 90 माइनस अल्फा 1 माइनस कोस थीटा 2 को लिखा 90 प्लस अल्फा 2। ठीक है भैया, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर,
ब्रैकेट में कोस 90 माइनस अल्फा 1, ये आ गया साइन अल्फा 1, कोस 90 प्लस अल्फा 2, माइनस का साइन अल्फा 2, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा 2। ये अल्फा की फॉर्म में आ गया साहब। इधर के इन एंगल्स की फॉर्म में चाहिए तो ऐसे लिख दो कोस की फॉर्म में, इधर के इन एंगल्स की फॉर्म में चाहिए तो ऐसे लिख दो साइन की फॉर्म में। एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी हालत में कैसे भी। ठीक है साहब। अब इसमें हमसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पूछ ली। इंटरेस्टिंग चीज क्या पूछ ली कि साहब ये वायर अगर हमारा इनफाइनाइट लेंथ का होता तो, सोचो अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता तो क्या कहानी बनती। आप देखो ध्यान से, इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर होता मतलब ये वाला एंड हमारा इन्फिनिटी पर चला जाए इन्फिनिटी पर, ये वाला एंड भी हमारा इन्फिनिटी पर चला जाए, तो आप सोचो बेटा, या तो अल्फा 1 और अल्फा 2 चेक कर लो, या थीटा 1 और थीटा 2 चेक कर लो। सोच बेटा, ये एंड अगर इन्फिनिटी पर चला जाए तो ये वाली जो हमारी लाइन है ये अल्टीमेटली इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी में मिलने का मतलब कभी नहीं मिलना, तो अल्टीमेटली ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, मतलब हमारा अल्फा 1 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और ऐसे बेटा ये अगर इन्फिनिटी पर चला जाएगा तो ये वाली जो हमारी लाइन है ये ऐसे पैरेलल हो जाएगी, मतलब अल्फा 2 भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए, किसके लिए, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ के लिए अगर बात करेंगे तो अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r ब्रैकेट में साइन 90 प्लस साइन 90 एंड दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी ये आ जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर है तो। इज दैट क्लियर? क्लियर है? फाइनाइट लेंथ के लिए अपन ने एक्सप्रेशन लिख रहा है, इनफाइनाइट लेंथ के लिए बात करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। अब इसमें भी एक केस है, क्या केस है कि साहब हमारे जो वायर है ना वो है तो इनफाइनाइट लेंथ का ही, समझना बात को, बट जो पॉइंट ले रहे हैं वो हम एक एंड के सामने यहां कहीं ले रहे हैं, जैसे इसके सामने ले लिया पॉइंट, पी पॉइंट। ठीक है, अब आप चेक करो अल्फा 1 कितना आएगा, आप खुद चेक करना भाई, मेरे हिसाब से तो अल्फा 1 इक्वल्स टू 0 डिग्री आएगा, क्योंकि यही लाइन और इसके साथ में एंगल लेंगे तो अल्फा 1 0 आएगा। और अल्फा 2 कितना आ जाएगा भाई, अल्फा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, क्या लिख देंगे साइन 0 प्लस साइन 90, सही तो लिख रहा हूं, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। ठीक है भैया, फाइनाइट लेंथ के लिए हमारे पास में आ गया। अब इसमें इनफाइनाइट लेंथ के लिए अगर बात करेंगे तो ये लिखेंगे, और इनफाइनाइट लेंथ में भी एक एंड के सामने अगर बात करेंगे, ध्यान रखना इनफाइनाइट लेंथ का वायर और बीच में कहीं भी एक सामने पॉइंट अपन ने लिया तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r आएगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए एक एंड के सामने पॉइंट कंसीडर करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r आएगा। बोलो ये बात क्लियर है क्या 100% तरीके से, पक्के से? ये तो बात की हमने एक स्ट्रेट वायर की वजह से। अगर हमारा सर्कुलर वायर है तो हम सर्कुलर वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। हटाता हूं मैं इसको, नेक्स्ट एप्लीकेशन पर चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। ठीक है साहब, हमारा अब जो वायर है ना वो सर्कुलर फॉर्म में, और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है भाई। कहाँ पे निकालना है? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये देखो साहब सिचुएशन, ये वायर हमारा सर्कुलर फॉर्म में हो गया, हमने इसका रेडियस मान लिया r। अब मान लो इसमें करंट ऐसे है साहब, क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, बायो सावर काम में लेंगे तो इस वायर पर कहीं अपन ने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है भैया, एलिमेंट की लेंथ को dl मान लिया। अब इसमें करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में तो dl वेक्टर इधर आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, एलिमेंट से पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, यही तो काम है अपना, एलिमेंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दे तो ये डिस्टेंस कितना आ गया r। आप चेक करो dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ रहा है 90, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। अच्छा, इस एलिमेंट के लिए या सारे एलिमेंट्स के लिए? आप चेक कर लो, सारे एलिमेंट्स के लिए dl वेक्टर टेंजेंशियली आएगा,
आर वेक्टर उसके परपेंडिकुलर आएगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। हमने इस एलिमेंट की वजह से क्या लिखा, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। सो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर। पूरे की वजह से चाहिए तो b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सब ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एल। आप चेक कर लो सबके लिए आर ही आएगा, इसलिए आर स्क्वायर को भी बाहर किया, कंफ्यूज मत होना। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, dl प्लस dl प्लस dl प्लस dl प्लस dl प्लस, मतलब टोटल सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई r, ये r मरा, पाई मरा, ये 2, हाँ या ना, क्या आ गया साहब, ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन कितना आ गया 2r, ये साहब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बोलो ये बात क्लियर है क्या, 100%। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अच्छा इसमें n टर्न्स अगर होते तो n से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। अब एक बात आ गई दिमाग में साहब, ये सर्कुलर आर्क होता, ऐसे एक सर्कुलर आर्क है, पूरा सर्किल नहीं है, और फिर हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते तो बिल्कुल इसी तरह से आराम से निकाल लेते। मान लो इसने सेंटर पर कितना एंगल बनाया साहब, अल्फा एंगल बनाया, रेडियस कितना है r है, ठीक है साहब। देखना आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, तो साहब यहाँ तक तो हम पहुँचते ही, अब b इक्वल्स टू हम क्या कर देते, यहाँ तक भी हमको पहुँचना है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब dl का इंटीग्रेशन हम 2 पाई आर नहीं करते साहब, dl का इंटीग्रेशन ये आता इतनी लेंथ, तो dl का इंटीग्रेशन क्या आ जाता, l आ जाता, हाँ या ना। अच्छा एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस खूब बार सुना हुआ है, तो l इक्वल्स टू आर एल्फा, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर एल्फा, आर से आर गया मर, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एल्फा, ये आ जाएगा सर। सर्कुलर आर्क की वजह से अगर आप बात करोगे तो सेंटर पर ये आ जाएगा। अब आप इसको पूरे सर्कल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, पूरे सर्कल की बात करोगे, अल्फा रेडियन में ध्यान रखना, अल्फा डिग्री में नहीं लेना, ये गड़बड़ मत कर देना, अल्फा रेडियन में पूरा सर्किल होगा तो अल्फा कितना हो जाएगा 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। आप अल्फा की जगह 2 पाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ से आप सेमी सर्कल के लिए भी निकाल सकते हो, सेमी सर्कल के लिए बात करोगे, ठीक है, आप चेक करके देखो सेमी सर्कल के लिए कितना आएगा। सेमी सर्कल के लिए बात करोगे तो अल्फा इक्वल्स टू पाई, तो बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4r सेमी सर्कल के लिए। 1/4 के लिए बात करोगे तो अल्फा की जगह π/2 कर दोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 8r आ जाएगा। ऐसे जो भी एंगल बन रहा हो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट वायर के लिए आप पहले चीज़ को सुन लेना, उसके बाद में नोट डाल करके उस चीज़ को लिख लेना कि एक बढ़िया सवाल कि सर अगर ये स्ट्रेट वायर है और इसमें से ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, अपन ने इधर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इधर के पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं सर अपन। मान लो हम पॉइंट इसके अलोंग ही कंसीडर कर ले, हमने कहा साहब करंट का फ्लो हो रहा है और हमने यहां पर पॉइंट कंसीडर कर लिया, इसी वायर पर कहीं कंसीडर कर लिया, इस वायर की जो लाइन है उस पर कहीं कंसीडर कर लिया, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, दैट विल बी 0। लॉजिक बहुत सिंपल सा है, हम फॉर्मूला लिखेंगे डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल, है ना, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू 0 आएगी। आप देखो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, आप कोई एलिमेंट लोगे तो डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, और पॉइंट भी इधर है तो आर वेक्टर भी इस डायरेक्शन में आएगा। या फिर आप पॉइंट इधर की तरफ लोगे तो आर वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, तो थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री बनेगी या फिर थीटा की वैल्यू 180। इन बोथ केसेस साइन थीटा विल बी 0, डी बी विल बी 0,
तो एक एलिमेंट की वजह से जीरो, सारे एलिमेंट्स की वजह से जीरो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। तो एक बात याद रखनी कि एक स्ट्रेट वायर में से अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो उसकी लाइन के अलोंग उस वायर पर जो भी पॉइंट आप कंसीडर करोगे उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। ठीक है साहब, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? जीरो आएगा। बोलो यहां तक की बात क्लियर है? एक दो एग्जांपल सिंपल सिंपल से अपन ले सकते हैं इसके लिए। यहां तक की चीज क्लियर हुई क्या अच्छे तरीके से? अब एक दो एग्जांपल ले लो। जैसे हमने ये कहा कि मान लो ये वायर ऐसे स्ट्रेट है, फिर ये ऐसे सेमी सर्किल है, फिर ये ऐसे स्ट्रेट है। ठीक है भाई, अब इसमें से करंट है आई और हमको इस पॉइंट पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और मान लो ये जो रेडियस है ये रेडियस आर है, तो अब साहब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपन कैसे लिखेंगे? वायर को बेटा तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया है ना, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया। आप देखो फर्स्ट पार्ट की वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? B1 कितना आएगा? अब जो हमारा पॉइंट है वो ये देखो, ये स्ट्रेट वायर है और पॉइंट इसी के अलोंग है, अभी तो हमने बात की है। तो 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? जीरो। ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 3 की वजह से भी जीरो आ रहा होगा, 3 की वजह से, हाँ या ना? अच्छा 2 की वजह से अगर अपन बात करेंगे तो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r खत्म। तो ऐसे अपन को मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4r आ गया। बोलो ये बात 100% क्लियर हुई क्या? अच्छे तरीके से क्लियर हुई क्या? अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन में भी कभी कभार वो पूछा जा सकता है, एक दो बार वो पूछा गया है पहले। क्वेश्चन क्या है वो सुन लो ध्यान से, कि मान लो हमारे पास में एक वायर है सर्कुलर फॉर्म में, हम कहते हैं सर्कुलर कोइल है, सर्कल की फॉर्म में एक वायर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसकी सरकमफ्रेंस के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, ये पॉइंट्स अपन मान लेते हैं P और Q, इन दो पॉइंट्स के बीच में बेटा हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो हमें प्रूव करना है कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, या कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है भाई, रेडियस इसका हमने आर मान लिया अपनी तरफ से, ये रेडियस आर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी काम आएगा, ध्यान से देखना इस चीज़ को। और यहाँ पर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में भी मैं आपको एक सिंपल सा सीधा सा तरीका बताऊंगा, आराम से और ढंग से इसको देखना, गड़बड़ मत करना कुछ। मान लो यहाँ बैटरी से आई करंट आया, तो यहाँ पर इसका डिवाइडेशन हो गया। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये मान लो सेंटर पर एंगल बनाता है कितना? α1। और नीचे वाला जो पार्ट है वो सेंटर पर एंगल बना रहा है α2। हमने मान लिया कि ऊपर वाले पार्ट में करंट जा रहा है I1 और नीचे वाले पार्ट में करंट जा रहा है I2। ठीक है भाई, चलो तो हम ऊपर वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखेंगे? B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 अपॉन 4πr और α1। ये तो हमने एक सर्कुलर आर्क की वजह से लिखा था, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr अल्फा, लिखा था या नहीं लिखा था? तो म्यू नॉट I1 अपॉन 4πr α1। बोलो ये बात क्लियर है? ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट है उसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की तरह लिखेंगे म्यू नॉट I2 अपॉन 4πr और α2। ठीक है। अब बेटा मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। जैसे ऊपर वाले वायर में से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो इसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर भी हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो, गड़बड़ मत करना। यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे कि जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है हम उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर देंगे। द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर कर्ल्ड in the direction of the flow of the current. Now the stretched thumb indicates the direction of the magnetic field at the center. तो ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, अब उसके अकॉर्डिंग राइट हैंड की फिंगर्स को मोड़ो आप, तो अंगूठा स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रहा है क्या? तो हमने B1 अंदर की तरफ बोल दिया, मतलब हमने क्रॉस लगा दिया। ये बात क्लियर? ऐसे नीचे वाले की वजह से देखो, नीचे वाले में अब करंट इस तरीके से जा रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब राइट हैंड की फिंगर्स को उसके अकॉर्डिंग मोड़ो, करंट के अकॉर्डिंग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। इस तरह से मुड़ेंगी ना उंगलियां, ये उंगलियां इस तरह से मुड़ेंगी।
तो अंगूठा किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगा दिया डॉट। कहने का मतलब कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बोलेंगे, या तो B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1, क्योंकि अपोजिट है तो हमने B1 माइनस B2 मान लिया, क्योंकि हमको नहीं पता कौन सा कम है और कौन सा ज़्यादा है। तो म्यू नोट I1 अपॉन 4 पाई अल्फा 1 माइनस म्यू नोट I2 अपॉन 4 पाई R अल्फा 2। ठीक, कॉमन जो आ रहा है उसको तो कॉमन ले लेते हैं। म्यू नोट अपॉन 4 पाई R कॉमन, ब्रैकेट में I1 अल्फा 1 माइनस I2 अल्फा 2। यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है साहब, अब हमने एक काम किया। क्या काम किया साहब, कि ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है, मतलब वायर का ये जो ऊपर वाला पार्ट है फर्स्ट पार्ट, और ये नीचे वाला पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट का जो रेजिस्टेंस है उसको R1 मान लिया, नीचे वाला जो पार्ट है उसके रेजिस्टेंस को R2 मान लिया। क्या ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में है? बिल्कुल है सर। पैरेलल में है तो दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। बिल्कुल सर। मैं P और Q के बीच में ऊपर वाले रास्ते से जाकर के अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो I1 R1 लिखूंगा, और नीचे वाले रास्ते से लिखूं तो I2 R2 लिखूंगा, और दोनों को इक्वल करूंगा। बिल्कुल सही बात है सर। अब I1 R1 कितना, R का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा कि साहब R इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है। हमने ऊपर वाला ये जो पूरा पार्ट है इसकी लेंथ को L1 मान लिया। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है उसकी लेंथ को L1 मान लिया, और नीचे वाला जो पार्ट है उसकी लेंथ को L2 मान लिया। तो अब हम R1 क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले से, रो L1 अपॉन A। आप कहोगे सर रो और A में क्यों नहीं लगा रहे 1? अरे वायर तो पूरा का पूरा तो एक ही है, तो जो ऊपर वाले का मटेरियल वही नीचे वाले का मटेरियल, और मटेरियल अगर सेम है तो रो की वैल्यू सेम, और जो ऊपर की थिकनेस है वही नीचे की थिकनेस। वायर तो पूरा का पूरा एक ही है, लेंथ ही तो दोनों पार्ट की अलग अलग है, क्रॉस सेक्शन तो सेम आ रहा है, मटेरियल तो सेम आ रहा है, इसलिए हमने रो और ए लिखा। दैट इज इक्वल्स टू I2 इंटू रो L2 अपॉन ए। ये मर गया। अब I1 L1 इक्वल्स टू I2 L2। ठीक है साहब, तो L1 इक्वल्स टू क्या लिखें, L1 इक्वल्स टू अल्फा 1 R, और L2 क्या लिखें, अल्फा 2 R। क्या बन गया बेटा, I1 अल्फा 1 R इक्वल्स टू I2 अल्फा 2 R, R से R गया मर, तो I1 अल्फा 1 इक्वल्स टू I2 अल्फा 2। इसका मतलब दिस ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0, सो B इक्वल्स टू 0। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कि एक वायर अगर सर्कुलर फॉर्म में है तो उसकी सर्कमफ्रेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में आप बैटरी को कनेक्ट कर दो, आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 ही मिलेगा। चाहे वो पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट हो, चाहे किसी भी एंगल पर हो, आपको सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो हमेशा 0 मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है, आज के वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे। क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया साहब, और स्टेट का एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लिया, जिन्होंने बताया मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से पैदा होगा, करंट का डायरेक्शन अपोजिट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो जाएगा, करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। बायो सावर्ट साहब ने अपन को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका बता दिया, एक फॉर्मूला दे दिया कि एलिमेंट की वजह से निकाल लो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, फिर उसका इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, वहाँ से अपन डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं DL क्रॉस R करके। फिर अपन ने उसका एप्लीकेशन ले लिया कि साहब एक स्ट्रेट या पतला वायर अपने पास में हो तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अपन ने फाइनाइट लेंथ के लिए निकाल लिया θ1 θ2 α1 α2 की फॉर्म में, फिर इनफाइनाइट लेंथ के लिए भी निकाल लिया, इनफाइनाइट लेंथ में एक एंड के सामने अगर पॉइंट लिया जाए तो उसके लिए भी निकाल लिया। फिर हमने सर्कुलर कोइल के लिए बात की, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। सर्कुलर आर्क के लिए भी बात कर ली, अल्फा की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। फिर हमने ये वाला एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और इससे पहले भी एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आगे की चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब हमको ये वाला वीडियो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से देखो, समझो, भली बाती अच्छे तरीके से। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट कर देंगे। बाकी अच्छे तरीके से देखो, जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको रिवाइंड करो, समझ में नहीं आए उसको रटो मत,
समझ में नहीं आता है तो उसको पूछ लेना। कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी ही मुलाकात करते हैं। टिल देन टेक केयर, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय।